नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आपका एकलव्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की दोस्तों ये क्लास है वो फायरमैन, डीसीपीओ और सब फायर ऑफिसर के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें क्या रहने वाला है कि फायर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम ठीक है फायर क्लासिफिकेशन, इसमें भी बच्चों आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है दोस्तों, एक तो होता है अपना NFPA। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, एक तो होता है अपना NFPA कोड। ठीक है, इसके अनुसार आपसे पूछा जाए कि आग है वो कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो वो होती है 5 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 5 प्रकार की होती है। और आपसे अगर पूछा जाए कि IS कोड के अनुसार, ठीक है, इसके हिसाब से IS कोड के अनुसार आपसे पूछा जाए कि आग है वो कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है दोस्तों, वो होती है 6 प्रकार की। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि NFPA के अनुसार 5 प्रकार की होती है और IS कोड के अनुसार 6 प्रकार की होती है। ठीक है, उनका ये क्लासिफिकेशन है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि जो आग दोस्तों ठोस चीजों से लगे, ठीक है, जैसे लकड़ी है, पेपर है, रबिश है, ठीक है, उनसे जो लगने वाली आग है उसको हम किस सिंबल से दर्शाएंगे दोस्तों, तो किस सिंबल से दर्शाएंगे, सिंबल A से। ठीक है, ये इसकी जो आकृति होगी वो हमेशा दोस्तों त्रिभुज में मिलेगी आपको। इसकी जो आकृति है दोस्तों वो हमें त्रिभुज में मिलेगी। और आपको यहां से ध्यान में क्या रखना है कि आपसे इसका आंतरिक रंग पूछा जा सकता है दोस्तों, कि आपसे पूछा जाए कि ठोस से लगने वाली आग है उसका सिंबल क्या होता है, और उसका जो आंतरिक रंग है दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों ग्रीन कलर। ठीक है, यानी हरा रंग होगा दोस्तों, उसका जो आंतरिक कलर होगा वो क्या होगा, हरा होगा। ये आपको पता होना चाहिए। और जो दोस्तों आग है जो किससे लगे, लिक्विड से लगे। ठीक है, जो आग दोस्तों लिक्विड से लगे उसको हम किससे दर्शाते हैं दोस्तों, बी से। ठीक है, कौन से शब्द से दर्शाएंगे, बी से दर्शाएंगे। और इसकी जो आकृति है दोस्तों वो कौन सी रहने वाली है, इसकी जो आकृति रहेगी वो क्या रहेगी, वर्ग। ठीक है, ये वर्ग के अंदर होगा। और इसका जो आंतरिक रंग है दोस्तों वो आपको दिख रहा है, कौन सा होगा, लाल रंग होगा दोस्तों। कौन सा रंग होगा दोस्तों, लाल रंग होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनको दोस्तों आप नोट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है अपना एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। यहां से है ना आपको लगभग आपके दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन है ना इस सेशन से कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप जब भी एग्जाम देके आओ उसके बाद में यहां से मैच कर लेना। इसमें और देखते हैं, इसमें और है दोस्तों कि जो आग दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी से लगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से जो भी आग लगती है दोस्तों वो उसको हम किससे दर्शाते हैं, सी से। ठीक है दोस्तों, किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। और इसका अगर दोस्तों आपसे आंतरिक कलर पूछा जाए तो कौन सा होता है दोस्तों, तो कौन सा कलर होता है, नीला। ठीक है, और दोस्तों ये जो ऊपर वाला था ना, जो ऊपर लिक्विड था, लिक्विड में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें जो होंगे दोस्तों कौन से पेट्रोल, ठीक है, डीजल वगैरह। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार एग्जाम में आया है, आपसे पूछा जाए कि जो ग्रीस है दोस्तों, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ग्रीस है वो इनमें से किस में आता है, तो किस में आएगा दोस्तों, जो आग दोस्तों क्या है, लिक्विड वाली है, ठीक है, उसी में आएगा। कि उसको किससे दर्शाएंगे दोस्तों, तो किससे दर्शाते हैं, ग्रीस वाली आग को बी से दर्शाते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सी से जो लगने वाली आग है दोस्तों वो कौन सी होगी, इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होंगे। और उसमें साथ में क्या होता है दोस्तों, गैस। ठीक है, गैस और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगने वाली आग है उसको हमें सी से दर्शाते हैं। और उसका आंतरिक रंग है दोस्तों वो कौन सा होता है, नीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि जो मेटल से लगने वाली आग है, ठीक है, तो उसको हम किससे दर्शाते हैं, उसको दर्शाते हैं दोस्तों डी से। ठीक है, किससे दर्शाते हैं दोस्तों, डी से दर्शाते हैं। और इसका जो कलर होगा यानी आंतरिक जो रंग होगा दोस्तों वो क्या होगा, येलो यानी पीला रंग होगा, उसका दोस्तों पीला रंग होगा। ठीक है, और दोस्तों जो रसोई घर की आग होगी, ठीक है, जो कुकिंग जो मीडिया मानते हैं जिसको हम रसोई घर की जो आग होती है दोस्तों उसको हम किससे दर्शाते हैं, के से। किस शब्द से दर्शाते हैं दोस्तों, के से। और इसका जो आंतरिक जो रंग होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, वो होगा ब्लैक। ठीक है, ये तो दोस्तों कितने टाइप हो गए अपने, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 5 टाइप। ये किसके अनुसार से दोस्तों, NFPA के अनुसार थे। कितने टाइप, 5 थे। और इसमें अगर हम देखते हैं कि छठा टाइप होता है दोस्तों जो किसके अनुसार है,
आईएस कोड के अनुसार, ठीक है। कौन सा? छठा प्रकार। वो कौन सा होता है दोस्तों? तो वो होता है ई। ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ए बी सी डी के ये तो होंगे, साथ में दोस्तों ये ई और उसमें ऐड हो जाएगा। और ई में दोस्तों जो ये हमने लिया था इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, ये किसमें माना जाता है? इसमें ई के अंदर आएगा। आईएस में इलेक्ट्रिकल जो आग होती है उसके लिए ई का सिंबल प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सी का जो सिंबल है दोस्तों वो गैस से लगने वाली आग के लिए प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना फायर डायमंड यानी एनएफपीए कोड 704, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लेना दोस्तों। ये जो कोड है इसमें जो ये प्रकार दिए गए हैं दोस्तों, कितने प्रकार होते हैं इसमें? 4 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं इसमें? 4 प्रकार होता है। और इसमें जो स्पेशल जो आपको चीजें जो ध्यान में रखने वाली है वो क्या है? इसके कलर के बारे में, कि इसमें कलर क्या होगा, किस चीज का क्या कलर होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो मेनली तो दोस्तों ये फायर और हेल्थ है, ठीक है। फायर और हेल्थ है दोस्तों, इन दोनों के कलर तो आपको याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। वैसे तो आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन इनके जो चांस है एग्जाम में आने के वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। हेल्थ है दोस्तों, इसका जो कलर होता है वो होता है नीला। और फायर आग है दोस्तों, उसका जो सिंबल होता है या जो रंग होता है वो क्या होता है दोस्तों? लाल। रिएक्टिविटी है दोस्तों, इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा? और जो कलर होता है दोस्तों वो क्या होता है? येलो। और दोस्तों ये है व्हाइट जो कलर है दोस्तों, ये किसको दर्शाएगा? स्पेशल हैजार्ड्स यानी जो वार्निंग होगी दोस्तों, जो चेतावनी होगी वो किस कलर के द्वारा दर्शाई जाती है? तो वो दर्शाई जाती है दोस्तों सफेद रंग से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फायर टेट्राहेड्रॉन पिरामिड, ठीक है दोस्तों। क्या? फायर टेट्राहेड्रॉन पिरामिड, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये एक श्रृंखला होती है एक तरीके से, ठीक है। इससे किस चीज को दर्शाया जाता है दोस्तों? तो किस चीज को दर्शाया जाता है? एक श्रृंखला को दर्शाया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें होंगी दोस्तों? तो इसमें ये जो नाम होगा दोस्तों वो क्या होगा? फ्यूल, ठीक है, यानी ईंधन, ठीक है। ईंधन के साथ में हमें क्या चाहिए दोस्तों? ताप, ठीक है। और इसके साथ में और दोस्तों क्या होगा? ऑक्सीजन, ठीक है। यानी ये तीनों चीजें दोस्तों मिलकर किस चीज का निर्माण करती है दोस्तों? तो आग का। आग लगने के लिए दोस्तों किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? एक तो हमें ईंधन चाहिए, एक हमें क्या चाहिए दोस्तों? तापमान चाहिए, कि एक निश्चित ताप चाहिए उसके लिए। और दोस्तों ऑक्सीजन है उसका एक अच्छा खासा लेवल होना चाहिए। ये मैंने आपको दोस्तों पीछे की क्लास में करवाया था कि मिनिमम जो लेवल है ऑक्सीजन का, जो मिनिमम लेवल है वो कितना होना चाहिए, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होनी चाहिए? तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 12 से दोस्तों 16% ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए। ये मैंने आपको पीछे की कक्षा में करवाया था दोस्तों, जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको ये अच्छे से करवाया है, ठीक है। और ये भी बताया था दोस्तों कि जो हिली एरिया होते हैं, पर्वतीय जो इलाके होते हैं, वहां पे आग कम क्यों लगती है? तो क्यों कम लगती है दोस्तों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या होता है दोस्तों? कम होता है। इसी कारण वहां पे आग कम लगती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो ये बीच का भाग है ये किस चीज को दर्शाता है इसमें? तो किस चीज को दर्शाता है? निर्बाध श्रृंखला अभिक्रिया। निर्बाध श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। निर्बाध श्रृंखला अभिक्रिया को दर्शाता है ये। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर ये तीनों चीजें लगातार मिलती रहेंगी तो आग है दोस्तों क्या है? वो लगातार जलती रहेगी। इसीलिए ईंधन है दोस्तों, ईंधन को क्या कहा जाता है? ईंधन को क्या कहा जाता है दोस्तों? आग का भोजन। ईंधन को क्या कहा जाता है दोस्तों? आग का भोजन कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो पिरामिड है इसकी जो खोज है दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? तो किसने बताया था दोस्तों? हेसलर ने। किसने बताया था दोस्तों? हेसलर ने बताया था। और कब बताया था? तो 1974 में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो चेंज करके किसी भी प्रकार पूछी जा सकती है क्या? कि फायर टेट्राहेड्रॉन जो पिरामिड है उसके जनक है दोस्तों वो कौन है? ठीक है, तो वो कौन थे? हेसलर थे, ठीक है। या सबसे पहले जो ये सिद्धांत है यानी पिरामिड का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है?
ठीक है, तो वो किसने दिया था दोस्तों, हेसलर ने दिया था। और कब दिया था, 1974 में। ये आपको नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि उष्मा, हीट है दोस्तों। हीट क्या होती है, हीट दोस्तों क्या है, एक प्रकार की क्या है दोस्तों, ये ऊर्जा है। हीट दोस्तों एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। इसे हम किस किस चीज में नाप सकते हैं दोस्तों, तो किन किन चीजों में नाप सकते हैं, तो इसे हम दोस्तों कैलोरी में, जूल में दोस्तों, और हम इसे बीटीयू में नाप सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बीटीयू का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, इन चीजों में दोस्तों हम किसको नाप सकते हैं, हीट को नाप सकते हैं, उष्मा को नाप सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपसे पूछा जाए कि एक जो यंत्र होता है, जो सामान्य जो यंत्र होता है दोस्तों, कौन सा होता है जिससे हम उष्मा को नापते हैं, तो किसके द्वारा नापते हैं दोस्तों, तो किसके द्वारा नापते हैं, थर्मामीटर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा नापते हैं दोस्तों, थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, ये थर्मामीटर वाला हम आगे पढ़ेंगे। जो टेम्परेचर होते हैं जैसे डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, फारेनहाइट होता है दोस्तों, केल्विन होता है, इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उष्मा संचरण की दोस्तों कितनी विधियां होती है, तो कितनी विधियां होती है, तो ये होती है दोस्तों 3 विधियां। पहली कौन सी है दोस्तों, चालन यानी कंडक्शन। विकिरण कौन सी होती है दोस्तों, कन्वेक्शन। और समन दोस्तों कौन सी होती है, रेडिएशन। तो इनका हम 1 बाय 1 देख लेते हैं दोस्तों कि चालन जो विधि होगी उसमें क्या होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें उष्मा का स्थानांतरण है दोस्तों, उष्मा का स्थानांतरण वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो वो होता है कणों के द्वारा। ठीक है, इस जो विधि होती है, चालन जो विधि होती है दोस्तों, इसमें उष्मा का स्थानांतरण है दोस्तों, वो किसके द्वारा होगा, कणों के द्वारा होगा। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मेनली दोस्तों ये किसके अंदर होता है, ठोस, द्रव, गैस, ऐसे आपको अगर ऑप्शन में मिल जाए तो किस में होगा दोस्तों, तो ये होगा ठोस में। ठोस पदार्थों में दोस्तों किस विधि के द्वारा जो उष्मा है उसका स्थानांतरण होता है, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, चालन विधि के द्वारा। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं दोस्तों, ये लोहे की रोड है, अगर हम यहाँ पे अगर उसको हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो ये ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पर भी क्या है, गर्म हो जाएगी। एक निश्चित समय के बाद में दोस्तों यहाँ भी ये गर्म हो जाएगी। ये हीट हमने दी तो यहाँ पे है, लेकिन ये यहाँ तक पहुंची कैसे, ठीक है, तो वो कैसे पहुंची है, ये कणों के माध्यम से पहुंची है, हीट ट्रांसफर हुई है दोस्तों। यहां से यहां तक आने में क्या है, इसको कणों के माध्यम से आना पड़ा है। ठीक है, तो इसी विधि को क्या बोलते हैं, हमें चालन विधि बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दूसरी विधि अपनी कौन सी है, विकिरण विधि। ठीक है, विकिरण विधि है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो सूर्य होता है, जैसे सूर्य है उसका जो ताप है दोस्तों, जैसे धरती तक क्या है तापमान पहुंचता है, तो वो किस विधि के द्वारा पहुंचता है, तो वो किस विधि के द्वारा पहुंचता है दोस्तों, विकिरण विधि के द्वारा। ठीक है, इसको है ना दोस्तों, एक सबसे इसकी जो इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है कि इसको माध्यम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो ये है जैसे चालन विधि है, समन विधि है, इन दोनों को है ना माध्यम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो चीज है कन्वेक्शन है, इसको है ना दोस्तों माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसमें मेनली हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि सूर्य से जो निकलने वाला ताप है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है, किस विधि के द्वारा पहुंचता है, तो किस विधि के द्वारा पहुंचता है दोस्तों, विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनता है कि सूर्य के अंदर जो ऊर्जा बनती है, ठीक है, वो किस विधि के द्वारा बनती है दोस्तों, तो वो किस विधि के द्वारा बनती है, संलयन विधि के द्वारा। ठीक है, संलयन विधि के द्वारा बनती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों अपना संवहन। संवहन में दोस्तों क्या होगा कि इसमें ये मेनली किसमें होगी दोस्तों, द्रव और गैसों में, द्रव और दोस्तों गैसों में होने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, ओके, जो आपसे पूछा जाए कि द्रव और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण होता है वो किस विधि के द्वारा होता है दोस्तों, तो वो किस विधि के द्वारा होता है, संवहन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे हम पानी गर्म करते हैं दोस्तों, जैसे ये अपना एक बर्तन हो गया, इसमें दोस्तों हम क्या देते हैं, नीचे से हीट देते हैं। ठीक है, इसमें पहले क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ठंडा पानी होगा। इसमें जैसे ही हमने हीट देनी स्टार्ट की दोस्तों, तो ये जो नीचे का जो लेवल है, जो नीचे का जो पानी है वो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले गर्म होगा। ठीक है, और वो गर्म होकर दोस्तों क्या करना स्टार्ट कर देगा, ऊपर की ओर आना शुरू कर देगा। और ऊपर वाला जल है दोस्तों, जो ठंडा जल है वो क्या है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। तो इसी विधि को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, संवहन विधि।
ठीक है, यानी ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है इसमें वो किस विधि के द्वारा हो रहा है, तो वो किस विधि के द्वारा हो रहा है दोस्तों, सवन विधि के द्वारा हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आग के चरण। ठीक है, यानी आग की जो अवस्था है कि आग है वो किस किस प्रकार आगे बढ़ रही है या किस किस प्रकार लगती है दोस्तों। ठीक है, उसके बारे में आपको ये जानकारी दे रहे हैं हम कि उसमें जो प्राथमिक जो चरण होगा यानी जो शुरुआती चरण होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें है ना आपको जो आंखों से जो नए दिखाई देने वाली चीजें हैं वो होगी दोस्तों इसमें। ठीक है, यानी इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें एक मिश्रण तैयार होता है। ठीक है, वो मिश्रण किस किस चीज का तैयार होगा दोस्तों, एक तो होगा इसमें फ्यूल ईंधन होगा, दूसरा इसके साथ में क्या मिलता है दोस्तों, ऑक्सीजन, तीसरा इसमें क्या मिलता है दोस्तों, एक ताप। ठीक है, इन तीन चीजों का दोस्तों इसमें क्या होता है, मिश्रण तैयार होता है। ठीक है, वो किस में आ जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक चरण में आ जाएगा कि आग लगने के लिए अनिवार्य चीजें क्या क्या है वो हम किस में काउंट करेंगे दोस्तों, तो प्राथमिक चरण में काउंट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपना कौन सा है, सोल्डरिंग चरण यानी ज्वाला रहित दोस्तों जो सतर होता है। ठीक है, सोल्डरिंग, इसमें क्या होगा कि इसमें जैसे ही हमने जो मिश्रण तैयार किया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सुलगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सुलगना स्टार्ट हो जाएगा। सुलगना किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसमें क्या है आग लगी ना हो लेकिन क्या है धुआं निकल रहा हो, जिसमें ओनली क्या निकलता है दोस्तों, धुआं निकलता है। अभी तक आग जली नहीं है दोस्तों, आग जलने से पहले क्या है थोड़ा थोड़ा जैसे धुआं निकलता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों सुलगना। जो कौन से में आ जाएगा दोस्तों, सोल्डरिंग चरण में आ जाएगा, जो क्या है दोस्तों बिल्कुल ज्वाला रहित होगा। ठीक है, इसमें ज्वाला नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है दोस्तों अपना फ्लेम चरण। फ्लेम चरण कौन सा होगा दोस्तों, इसमें क्या है ईंधन क्या कर देगा, जलना स्टार्ट कर देगा। ईंधन है दोस्तों वो क्या कर देगा, जलना शुरू कर देगा, जलना आरंभ हो जाएगा दोस्तों। और इसमें है हम जो आग की जो लपटें हैं वो हम देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, ऊपर के जो दो चरण थे दोस्तों इनमें लपटें नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन ये जो चरण होगा, ठीक है, कौन सा, फ्लेम चरण, इसमें है ना हमें को जो ईंधन के साथ जो जलेगा तो उसके बाद में हमें क्या है लपटें दिखाई देना आरंभ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अपना हीट चरण यानी जो सबसे गर्म सतर होगा दोस्तों। मैंने आपको पहले भी कराया था कि आग है दोस्तों वो किस टाइप से जलेगी, एक तो होगा नियंत्रित। ठीक है, दो टाइप बताए थे मैंने दोस्तों आपको इसमें कि एक तो है दोस्तों आग जलेगी क्या, नियंत्रित, और एक होगा अनियंत्रित। अनियंत्रित जो आग होगी दोस्तों वो क्या है हमें हानि पहुंचाती है यानी जान माल का नुकसान होता है इसमें। जो नियंत्रित आग होगी दोस्तों वो क्या है हमें लाभ पहुंचाती है। जैसे हमें जो नियंत्रित आग होगी उसी के द्वारा दोस्तों हम क्या है अपना खाना बनाते हैं, तो उस समय जो आग का प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार की आग होती है, वो होती है नियंत्रित। ठीक है, और जैसे जंगलों में आग लगी है, ठीक है, तो वो क्या है जंगल को नष्ट कर रही है ना, तो वो किस प्रकार की आग है दोस्तों, अनियंत्रित आग। ठीक है, तो ये जो चरण है अपना चौथा चरण है हीट चरण, गर्म सतर, ये क्या है दोस्तों एक अनियंत्रित टाइप में आ जाएगा कि यहाँ पे जो तापमान है दोस्तों वो क्या होगा, अनियंत्रित होगा। ठीक है, और ये जो है ना आग की आपसे पूछा जाए कि आग का अंतिम चरण किसे कहते हैं। ठीक है, आग का आपसे पूछा जाए दोस्तों कि अंतिम चरण होगा वो कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा, हीट चरण होगा, गर्म स्तर होगा। और प्रारंभिक स्तर दोस्तों ये मैंने पहले बता दिया है कि इसके अंदर हम क्या है मिश्रण तैयार करेंगे तीन चीजों का। ठीक है, वो क्या है जिसे हम आसानी से देख नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लैश पॉइंट। ठीक है, जैसे इन पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों कि फ्लैश पॉइंट है वो क्या होता है। ठीक है, ऐसा पॉइंट जो क्या है क्षण भर के लिए हो, जो क्या है दोस्तों क्षण भर के लिए हो, कि जैसे आग लगी और एकदम से बुझ गई। ठीक है, यानी वहां से क्या है कोई ना कोई सप्लाई कट हो। जैसे एक बार तो जैसे दोस्तों क्या है मिश्रण मिल गया, तापमान मिल गया, ईंधन मिल गया दोस्तों, ऑक्सीजन मिल गई, इससे क्या है वो आग जली, लेकिन उसमें दोस्तों क्या है ऑक्सीजन की जैसे मान लो कमी हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन हटा दी तो ईंधन और तापमान दोस्तों दोनों से क्या है आग जल जाएगी, नहीं जलेगी। ठीक है, तो उसमें क्या है हमने जो सप्लाई है वो कट की है, तो वो क्या है दोस्तों आग है वो एक क्षण भर के लिए जगेगी बस। ठीक है, इसमें आप वैसे भी देख सकते हो, जैसे आप फोन के अंदर जैसे हम फोटो खींचते हैं दोस्तों तो क्या है फ्लैश जलाते हैं ना, वैसे तो लाइट होती है उसमें कंटिन्यू जलाने के लिए, लेकिन फोटो खींचने के लिए दोस्तों क्या है वो जो लाइट है वो क्या जलेगी, क्षण भर के लिए ही जलेगी। ठीक है, ऐसा ये पॉइंट है कि जो क्या है केवल क्षण भर के लिए हो। नेक्स्ट है दोस्तों अपना क्या है फायर पॉइंट।
ठीक है। फायर पॉइंट कौन सा होगा दोस्तों, जो क्या है जिसमें आग क्या है दोस्तों लगातार जलती रहे, जिसमें क्या है दोस्तों आग है वो लगातार जलती रहेगी दोस्तों, कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, ठीक है, कि जब तक जो सप्लाई है वो कंटिन्यू रहेगी तब तक क्या है दोस्तों आग है वो लगातार जलती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपना क्या है ऑटो इग्निशन पॉइंट, ठीक है। स्वतः प्रज्वलन जो पॉइंट होता है, जो बिंदु होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि एक ऐसा न्यूनतम तापमान जिसपे क्या है दोस्तों ईंधन है वो स्वतः जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कोई भी चिंगारी की आवश्यकता न पड़े, ठीक है। ये कैसा ईंधन होता है दोस्तों, जिसमें क्या है एक ऐसा टेम्परेचर मिल जाता है जिसपे क्या है कि कोई भी एक्स्ट्रा जो चिंगारी है दोस्तों उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्या है दोस्तों आग है वो जलना आरंभ कर देगी। जैसे दोस्तों व्हाइट फॉस्फोरस होता है, ठीक है दोस्तों, व्हाइट फॉस्फोरस है दोस्तों, उसको एक निश्चित टेम्परेचर, जैसे उसको दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर तापमान मिल जाता है दोस्तों, ठीक है, वो क्या है कि उसका न्यूनतम तापमान है, उसके बाद में उसको कोई भी चिंगारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आग है दोस्तों वो क्या हो जाएगी स्वतः जलना आरंभ कर देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ताप मापने के पैमाने दोस्तों, ये मैंने पहले भी करवाया था। इसके अंदर जो सबसे मोस्ट जो चीज है जो याद करने के लिए है दोस्तों वो क्या है एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। किसके बारे में याद करें दोस्तों एब्सोल्यूट जीरो, ये एक ऐसा पॉइंट होता है दोस्तों जिससे नीचे हम क्या है इन यंत्रों के द्वारा तापमान नहीं माप सकते, ठीक है। इससे नीचे का जो टेम्परेचर है दोस्तों उसको हम आज तक नहीं नाप सके दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जो जीरो होता है दोस्तों उसमें जो टेम्परेचर हम देखते हैं कि फारेनहाइट के अंदर हम देखें, ठीक है, हमने पैमाने लिए दोस्तों यहाँ पे फारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन के, ठीक है। तो उसका जो एब्सोल्यूट जीरो अगर आपसे पूछा जाए तापमान है वो कितना होता है, कितना उसका जो निर्धारित किया गया है दोस्तों, तो फारेनहाइट में कितना किया गया है -459.67 फारेनहाइट, ये दोस्तों इसका क्या है एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट है, ठीक है। और दोस्तों अगर सेल्सियस में पूछे तो माइनस दोस्तों 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये इसका एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि केल्विन में, तो केल्विन में एब्सोल्यूट जो जीरो होता है दोस्तों वो कितने पे होता है 0 केल्विन पे होगा, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों अपना एब्सोल्यूट जीरो, ये नोट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस है वो किस पे होगा, ठीक है। तो वो अगर हम फारेनहाइट में बात करें तो फारेनहाइट दोस्तों 32 फारेनहाइट है वो 0 डिग्री सेल्सियस के क्या होगा दोस्तों इक्वल होगा यानी बराबर होगा। जैसे हम वाटर लेते हैं दोस्तों, पानी लेते हैं, पानी का अगर हम देखें फ्रीजिंग पॉइंट जहां पे दोस्तों पानी जम जाए, ठीक है, तो पानी जो जमेगा दोस्तों जो उसका बिंदु होगा, जमाव का जो बिंदु है दोस्तों फारेनहाइट में कितना होता है 32 फारेनहाइट होता है, ठीक है। और सेल्सियस में अगर हम देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में दोस्तों 273.15 केल्विन होता है जहां पे दोस्तों जल है वो जम जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों अपना फ्रीजिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट देखें दोस्तों हम पानी का तो कितने पे होता है, तो वो होता है दोस्तों 212 फारेनहाइट पे, ठीक है। 212 फारेनहाइट पे दोस्तों जल है वो उबलना आरंभ कर देगा, ठीक है। और अगर हम देखें दोस्तों सेल्सियस में, ठीक है, तो सेल्सियस में कितना है 100 डिग्री सेल्सियस होगा जहां पे दोस्तों जल है वो उबलना आरंभ कर देगा। और दोस्तों हम केल्विन में देखें, केल्विन में कितना होता है दोस्तों 373.15 केल्विन होता है जहां पे जल है दोस्तों वो उबलना आरंभ कर देता है। ये तो हो गया दोस्तों जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग या दोस्तों जो बॉइलिंग पॉइंट है, और एब्सोल्यूट जो जीरो है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि अगर हम देखें ह्यूमन की यानी मानव शरीर है उसका जो तापमान है वो भी दोस्तों आपको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। फारेनहाइट में दोस्तों कितना होता है, तो होता है दोस्तों 98.6 फारेनहाइट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सेल्सियस में कितना होता है, तो सेल्सियस में होता है दोस्तों 36.9 डिग्री सेल्सियस। मोस्टली बुक्स में दोस्तों आपको 37 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ मिलेगा। और दोस्तों केल्विन में पूछे तो केल्विन में जो तापमान होता है वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों 310 केल्विन, ठीक है। ये सभी चीजें आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अब हम जानेंगे इसमें कि जो फायर एंड एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके जो टाइप्स और एप्लीकेशन है उनके बारे में, ठीक है, कि कितने टाइप के होते हैं। तो कौन से होंगे दोस्तों, एक तो है दोस्तों अपना क्या है वाटर एक्सटिंग्विशर जिसके अंदर क्या है दोस्तों जल भरा होता है, ठीक है। और इसको दोस्तों हम क्या रिफिल नहीं कर सकते, रिफिल दोस्तों इसमें एक ही है,
कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जिसको हम दोस्तों क्या है बार बार रिफिल करवा सकते हैं, बार बार भर सकते हैं जिसको, ठीक है। और दोस्तों दूसरा है, इसमें क्या चीज ध्यान में रखने वाली है कि इसका जो कलर पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका जो कलर है, जैसे यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है दोस्तों कि इसमें कौन सा सब्सटेंस जो है वो जो फिलअप किया हुआ है वहां पे उसका कलर देखना है। उसकी जो बाकी बॉडी है दोस्तों वो तो रेड में मिलेगी आपको, लेकिन जहां पे जो सब्सटेंस भरा हुआ है वहां पे उस पे स्पेशल कलर कोड होगा, तो उसका जो कलर कोड है पानी का है वो क्या होगा दोस्तों, रेड। क्या होगा दोस्तों, रेड कलर होगा, ठीक है। जो झाग है दोस्तों, जिसमें झाग भरा होता है, फोम भरी होती है दोस्तों, इसका जो कलर हम देखते हैं तो कौन सा होता है, क्रीम कलर या लाइट येलो कलर बोल सकते हैं जिसको। और दोस्तों जिसमें पाउडर है, जिसमें पाउडर होगा दोस्तों उसमें क्या है, उसका जो कलर होगा वो कौन सा होगा, ब्लू कलर होगा। जिसमें दोस्तों CO2 भरी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होगी दोस्तों, उसका जो कलर होगा वो कौन सा होगा, वो ब्लैक कलर होगा, ठीक है। और जिसमें दोस्तों जो वेट केमिकल, ठीक है, जो वेट केमिकल भरा होगा दोस्तों उसका जो कलर है वो कौन सा होगा, वो होगा येलो कलर, ठीक है। मैंने आपको बताया था दोस्तों जो दो टाइप के केमिकल होंगे, एक तो होगा दोस्तों ड्राई और एक होगा दोस्तों वेट, ठीक है। वेट का कौन सा है दोस्तों, तो येलो है, और ड्राई का दोस्तों कौन सा है, ब्लू है, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ये स्प्रिंकलर, ठीक है, जिनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, फुहारा बोला जाता है आम भाषा में, ठीक है। वैसे अगर हम देखें फायरमैन वगैरह की जो भाषा है उसके अनुसार क्या होगा दोस्तों, इसका क्या नाम है, तो क्या नाम होता है दोस्तों, स्प्रिंकलर, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, स्प्रिंकलर बोला जाता है। ये दोस्तों किस काम में आते हैं, ठीक है, ये किस काम में आते हैं दोस्तों, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, जैसे बैंक की जो बिल्डिंग है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है शहरों के अंदर, उनमें दोस्तों ये क्या काम करेंगे, आग बुझाने का कार्य करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, छतों के अंदर फिट होते हैं। ये जो डायरेक्शन दी गई है इसको अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ता है दोस्तों, कि ये जो हेड है, ठीक है, ये जो हेड होगा ये क्या होगा दोस्तों, ये डिफ्लेक्टर प्लेट बोला जाता है जिसे। इसका जो माउथ है दोस्तों, जो मुंह है वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, यानी इसको आप अपोजिट कर लेना, ठीक है। ये नीचे की तरफ होता है हमेशा, ठीक है, ये नीचे की तरफ होगा दोस्तों, ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ होगा दोस्तों, ये नीचे की तरफ होगा। और इसमें दोस्तों ये इसको क्या बोलते हैं, हमें बल्ब टाइप भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, बल्ब टाइप स्प्रिंकलर। और इसको दोस्तों कौन सा बोलते हैं मेटल टाइप स्प्रिंकलर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसमें दोस्तों जो ये भरा होता है ये क्या चीज होती है, ये क्या होता है दोस्तों, इस ये अल्कोहल या ग्लिसरॉल बोला जाता है जिसको, अल्कोहल। और दोस्तों क्या है इसमें, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरीन, ठीक है। इसमें क्या है, अल्कोहल और या जो दोस्तों ग्लिसरीन भरा होता है, इसमें दोस्तों ये क्या है, मेटल लगी होती है, ठीक है। इसमें क्या लगी होती है दोस्तों, ये एक मेटल लगी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों क्या किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे कि ये एक निश्चित टेम्परेचर आने पे दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। इसमें जो ये कलर कोड होता है ये क्या दिखाएगा दोस्तों, क्या दिखाएगा ये कि किस टेम्परेचर पे ये टूटेगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो ये मेटल है इसका जो कलर है वो क्या चीज दर्शाएगा कि ये किस टाइप, जो कौन सा टेम्परेचर है दोस्तों जहां पे ये पिघल जाएगी या टूट जाएगी, ठीक है। इसमें भी कलर कोड होते हैं दोस्तों, और इसमें भी होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें देखते हैं दोस्तों जो ये है, ये जो कलर है ना दोस्तों, ये वाला, इसका जो बताया गया है कि अगर दोस्तों अगर नॉन कलर हो, ठीक है, मेटल वाले का है दोस्तों, अगर इसमें कोई भी कलर नहीं है तो वो किस पे पिघलेगी दोस्तों, वो धातु वो कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगी, 38 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगी, ठीक है। अगर उसका कलर दोस्तों व्हाइट है, ठीक है, तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगी, 66 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगी। और जिसका अगर किसका कलर दोस्तों ब्लू है तो वो कितने डिग्री पे पिघलेगी दोस्तों, 107 डिग्री पे पिघलेगी। और रेड है दोस्तों तो कितने पे, 149 पे। ग्रीन है तो दोस्तों 190 पे। ऑरेंज कलर है तो दोस्तों कितने पे, 246 पे, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका जो यूज है वो दोस्तों नामांतर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका जो यूज है वो क्या किया जाता है, नामांतर यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो ये मेटल है, ठीक है, इसका अगर हमने टेम्परेचर रखा है, जैसे ये आप अगर मान के चलो दोस्तों ये 60 डिग्री सेल्सियस पे अगर पिघलनी है,
लेकिन दोस्तों क्या है, एक निश्चित समय के बाद में क्या है, इस पे जैसे धूल मिट्टी अगर जमा हो जाएगी तो ये क्या है 60 डिग्री पे नहीं पिघलेगी। इसका जो टेम्परेचर है दोस्तों, जो पिघलने का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे 60 पे पिघल लेती तो, लेकिन दोस्तों ये कितने पे पिघलेगी, 80 पे पिघलेगी। तो इससे क्या है और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, ये एक्टिवेट नहीं होगा। इसका जो प्रयोग है दोस्तों, ठीक है, ये बल्ब टाइप जो है स्प्रिंकलर है, इसका जो प्रयोग है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। इसका प्रयोग है दोस्तों सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये एग्जिट टाइम पे दोस्तों ये काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसका जो कलर कोड होता है। इसमें दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कितने कलर होंगे, तो कितने कलर के होंगे दोस्तों, 7 कलर के होंगे, ठीक है। कितने कलर के होंगे दोस्तों, 7 कलर के। कौन से होंगे दोस्तों, जैसे इसमें अगर ऑरेंज भरा हुआ है, इसका अगर रंग दोस्तों क्या है, ऑरेंज है, तो उसका दोस्तों अगर हम देखें कि जो ब्रेकडाउन होने का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, 57 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी दिया गया है आपको साथ में, ठीक है। आपको दोनों ध्यान में रखने हैं कि एग्जामिनर है वो आपको डिग्री सेल्सियस में दे रहा है या फ़ारेनहाइट में दे रहा है, दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर रेड कलर में है दोस्तों, ठीक है, जैसे ये रेड कलर में है, तो ये किस डिग्री सेल्सियस पे टूटेगा दोस्तों, तो किस डिग्री पे, 68 डिग्री पे। और फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 155 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आपको आगे सभी कलर दिए हैं दोस्तों, जैसे येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, माव है, ब्लैक है, ठीक है। इसको वॉलेट कलर भी बोल सकते हैं दोस्तों। इनका सभी का ये दिया हुआ है कि कौन सा किस टेम्परेचर पे टूटेगा दोस्तों, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो ये स्प्रिंकलर जो फुहारा है, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था दोस्तों, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो स्प्रिंकलर है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था दोस्तों, तो किसने बताया था, हेनरीज एच परमेल ने। हेनरीज एच परमेल ने बताया था दोस्तों। ये किस देश के थे दोस्तों, तो किस देश के थे, इंग्लैंड के, इंग्लैंड के थे। और इन्होंने सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था या इसको बनाया था दोस्तों, तो कब बनाया था, 1874 में। कब बनाया था दोस्तों, इसको 1874 में बनाया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इनका जो फुहारों का जो प्रयोग है ना, वो खतरे के हिसाब से किया जाता है कि जहां पे दोस्तों अगर आपको लगे कि यहाँ पे खतरा कम है आग लगने का, तो वहां पे दोस्तों इनकी जो संख्या है वो क्या की जाती है दोस्तों, 500 से कम रखी जाती है, ठीक है। ये आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना कि आपकी स्टेटमेंट तो ये होगी कि यहाँ पे अगर कम खतरा है तो कितने जो स्प्रिंकलर है वो प्रयोग किए जाएंगे। तो 500 से कम के जितने भी ऑप्शन आए दोस्तों उन्हीं को चूज करना है आपको, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे। और जहां पे दोस्तों जो खतरा ज्यादा होगा, ठीक है, तो खतरा ज्यादा होता है तो वहां पे मैक्सिमम कितने प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, 1250, ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों, एक हेड से जोड़े जा सकते हैं, जो क्या है, एक हेड से जोड़े जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों आपसे पूछ ले कि इसका जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, जो क्या है, किस पाइप में जुड़ेगा दोस्तों, तो किस पाइप में जुड़ता है, ये रेंज पाइप से, ठीक है, किस पाइप में जुड़ता है दोस्तों, रेंज पाइप में जुड़ता है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये जो प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट को क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है दोस्तों, डिफ्लेक्टर प्लेट, डिफ्लेक्टर प्लेट बोला जाता है दोस्तों। और दोस्तों जिसमें ये रेड कलर की दो आपको बताया था एल्कोहल और ग्लिसरॉल भरी होती है, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो इसको बोला जाता है बल्ब, ठीक है, जो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद दोस्तों टूट जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों आप कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसे लगी, और जिस भी टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए तो आप दोस्तों नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि हम उस जो टॉपिक है उस पे आपको क्लास बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।